प्रत्याजित विधान डेलीगेटेड लेजिस्लेशन उन कानूनों को कहते हैं जो कार्यपालिका द्वारा बनाए जाते हैं। इन्हें द्वितीय विधान भी कहते हैं। इसके विपरीत विधायिका द्वारा बनाए विधानों को प्राथमिक विधान प्राइमरी लेजिस्लेशन कहते हैं। प्रत्यायोजित विधान के लिए विधायिका द्वारा कार्यपालिका को अधिकार दिया जाता है। यह अधिकार एक विस्तृत रूपरेखा या सिद्धांत पेश करता है और कार्यपालिका को अधिकार देता है कि वह अपनी आवश्यकता के अनुसार नियम बना सके। प्रत्यायोजित विधान के कई लाभ हैं। इनमें से कुछ लाभ निम्नलिखित है। यह विधायिका को समय और श्रम बचाता है। यह कार्यपालिका को विशेषज्ञ ज्ञान और अनुभव का लाभ उठाने की अनुमति देता है। यह विधान को अधिक लचीला और परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल बनाने की अनुमति देता है। प्रत्यायोजित विधान के कुछ नुकसान भी हैं। इनमें से कुछ नुकसान निम्नलिखित है। यह कार्यपालिका को अधिक शक्ति देता है। यह विधान को अधिक जटिल और समझना मुश्किल बना सकता है। यह विधायिका की जवाबदेही को कम कर सकता है। भारत में प्रत्यायोजित विधान का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। भारत के संविधान में प्रत्यायोजित विधान के लिए प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 246(2) के अनुसार संसद और राज्य विधानसभाएं कार्यपालिका को नियम बनाने का अधिकार दे सकती हैं। भारत में प्रत्यायोजित विधान के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए नियम, जैसे कि आयकर अधिनियम के तहत जारी किए गए आयकर नियम। राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए नियम, जैसे कि शिक्षा अधिनियम के तहत जारी किए गए शैक्षिक नियम। प्रत्यायोजित विधान के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं। इनमें से कुछ उपाय निम्नलिखित है। प्रत्यायोजित विधान के लिए विधायिका द्वारा स्पष्ट रूपरेखा निर्धारित की जाती है। प्रत्यायोजित विधान को विधायिका के समक्ष रखा जाता है ताकि विधायिका इसकी समीक्षा कर सके। प्रत्यायोजित विधान को अदालतों द्वारा चुनौती दी जा सकती है। प्रत्यायोजित विधान की आवश्यकता। प्रत्यायोजित विधान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। विधायिका को समय और श्रम बचाने के लिए। विधायिका को कई महत्वपूर्ण विषयों पर कानून बनाने के लिए समय और श्रम की आवश्यकता होती है। प्रत्यायोजित विधान के माध्यम से विधायिका कार्यपालिका को नियम बनाने का अधिकार दे सकती है, जिससे विधायिका को अधिक महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। कार्यपालिका को विशेषज्ञ ज्ञान और अनुभव का लाभ उठाने के लिए। कार्यपालिका में अक्सर विधायिका की तुलना में अधिक विशेषज्ञ ज्ञान और अनुभव होता है। प्रत्यायोजित विधान के माध्यम से कार्यपालिका को इस ज्ञान और अनुभव का लाभ उठाने की अनुमति मिलती है, जिससे विधान अधिक प्रभावी हो सकता है। विधान को अधिक लचीला और परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए विधायिका द्वारा बनाए गए कानून अक्सर व्यापक और सामान्य होते हैं। प्रत्यायोजित विधान के माध्यम से कार्यपालिका को इन कानूनों को अधिक विशिष्ट और परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल बनाने की अनुमति मिलती है। भारत में प्रत्यायोजित विधान का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। भारत के संविधान में प्रत्यायोजित विधान के लिए प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 246(2) के अनुसार संसद और राज्य विधानसभाएं कार्यपालिका को नियम बनाने का अधिकार दे सकती हैं। प्रत्यायोजित विधान के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए नियम, जैसे कि आयकर अधिनियम के तहत जारी किए गए आयकर नियम। राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए नियम, जैसे कि शिक्षा अधिनियम के तहत जारी किए गए शैक्षिक नियम। प्रत्यायोजित विधान के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं। इनमें से कुछ उपाय निम्नलिखित है। प्रत्यायोजित विधान के लिए विधायिका द्वारा स्पष्ट रूपरेखा निर्धारित की जाती है। प्रत्यायोजित विधान को विधायिका के समक्ष रखा जाता है ताकि विधायिका इसकी समीक्षा कर सके।
प्रत्यायोजित विधान को अदालतों द्वारा चुनौती दी जा सकती है। प्रत्यायोजित विधान एक महत्वपूर्ण साधन है जो विधायिका और कार्यपालिका दोनों के लिए लाभ प्रदान करता है। हालांकि प्रत्यायोजित विधान का उपयोग करते समय यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि यह जिम्मेदारी से और लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुरूप किया जाए। प्रत्यायोजित विधान की संवैधानिकता। प्रत्यायोजित विधान की संवैधानिकता को लेकर कई मुद्दे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि प्रत्यायोजित विधान लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है क्योंकि यह कार्यपालिका को विधायिका की शक्तियों को छीनता है। दूसरों का मानना है कि प्रत्यायोजित विधान आवश्यक है क्योंकि यह विधायिका को समय और श्रम बचाता है और कार्यपालिका को विशेषज्ञ ज्ञान और अनुभव का लाभ उठाने की अनुमति देता है। भारत में प्रत्यायोजित विधान की संवैधानिकता को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने कई फैसले दिए हैं। इन फैसलों में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्यायोजित विधान को संवैधानिक ठहराया है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। इन शर्तों में शामिल है: प्रत्यायोजित विधान विधायिका द्वारा पारित कानून के अनुरूप होना चाहिए। प्रत्यायोजित विधान का उद्देश्य स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए। प्रत्यायोजित विधान की शक्तियां सीमित होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि प्रत्यायोजित विधान को अदालतों द्वारा चुनौती दी जा सकती है। अगर अदालतें यह पाती हैं कि प्रत्यायोजित विधान संविधान के अनुरूप नहीं है, तो वे इसे रद्द कर सकती हैं। प्रत्यायोजित विधान की संवैधानिकता को लेकर कुछ विशिष्ट मुद्दे निम्नलिखित हैं। प्रत्यायोजित विधान की शक्तियों की सीमा। प्रत्यायोजित विधान के लिए विधायिका द्वारा कार्यपालिका को दी जाने वाली शक्तियों की सीमा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर कार्यपालिका को बहुत अधिक शक्तियां दी जाती हैं, तो इससे लोकतंत्र के सिद्धांतों का उल्लंघन हो सकता है। प्रत्यायोजित विधान की पारदर्शिता। प्रत्यायोजित विधान की पारदर्शिता भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। कार्यपालिका द्वारा पारित प्रत्यायोजित विधान को विधायिका और जनता के समक्ष स्पष्ट और पारदर्शी रूप से रखा जाना चाहिए। प्रत्यायोजित विधान की जवाबदेही। प्रत्यायोजित विधान के लिए कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। विधायिका और जनता को यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने चाहिए कि कार्यपालिका प्रत्यायोजित विधान का उपयोग जिम्मेदारी से करें। प्रत्यायोजित विधान एक महत्वपूर्ण साधन है जो विधायिका और कार्यपालिका दोनों के लिए लाभ प्रदान करता है। हालांकि प्रत्यायोजित विधान का उपयोग करते समय यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि यह जिम्मेदारी से और लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुरूप किया जाए। न्यायिक नियंत्रण। न्यायिक नियंत्रण एक कानूनी सिद्धांत है जिसके तहत न्यायालयों को यह अधिकार होता है कि वे सरकारी कृत्यों की वैधता की समीक्षा करें। न्यायिक नियंत्रण के माध्यम से न्यायालय यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकारी कृत्य संविधान के अनुरूप हो और नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन न करें। न्यायिक नियंत्रण के दो मुख्य प्रकार हैं। कानूनी नियंत्रण। इस प्रकार के नियंत्रण में न्यायालय यह समीक्षा करते हैं कि क्या कोई कानून संविधान के अनुरूप है। अगर न्यायालय पाता है कि कोई कानून संविधान के अनुरूप नहीं है, तो वह उसे रद्द कर सकता है। प्रशासकीय नियंत्रण। इस प्रकार के नियंत्रण में न्यायालय यह समीक्षा करते हैं कि क्या कोई प्रशासनिक कार्य या आदेश कानून के अनुरूप है। अगर न्यायालय पाता है कि कोई प्रशासनिक कार्य या आदेश कानून के अनुरूप नहीं है, तो वह उसे रद्द कर सकता है। न्यायिक नियंत्रण के कई लाभ हैं। इनमें से कुछ लाभ निम्नलिखित हैं। कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करना। न्यायिक नियंत्रण कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी सरकारी कृत्य कानून के अनुरूप हो, भले ही उन्हें विधायिका या कार्यपालिका द्वारा पारित किया गया हो। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। न्यायिक नियंत्रण नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में मदद करता है।
यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी कृत्यों से नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन न हो। शासन में जवाबदेही को बढ़ावा देना। न्यायिक नियंत्रण शासन में जवाबदेही को बढ़ावा देने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी अधिकारी अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार हों। हालांकि न्यायिक नियंत्रण के कुछ नुकसान भी हैं। इनमें से कुछ नुकसान निम्नलिखित है। न्यायिक अतिक्रमण का खतरा। कुछ लोगों का मानना है कि न्यायिक नियंत्रण न्यायिक अतिक्रमण का खतरा पैदा करता है। इसका मतलब है कि न्यायालय विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों में हस्तक्षेप करते हैं। कानून की जटिलता। न्यायिक नियंत्रण कानून को अधिक जटिल बना सकता है। इसका मतलब है कि नागरिकों के लिए यह समझना मुश्किल हो सकता है कि क्या कोई कानून या प्रशासनिक कार्य कानून के अनुरूप है। राजनीतिक बहस को सीमित करना। न्यायिक नियंत्रण राजनीतिक बहस को सीमित कर सकता है। इसका मतलब है कि विधायिका और कार्यपालिका द्वारा पारित कानूनों को चुनौती देना मुश्किल हो सकता है। भारत में न्यायिक नियंत्रण संविधान द्वारा प्रदान किया गया एक अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार कोई कानून जो संविधान के अनुरूप न हो शून्य और अप्रभावी होगा। इसका मतलब है कि अगर कोई कानून संविधान के अनुरूप नहीं है तो उसे न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है। भारतीय न्यायालयों ने न्यायिक नियंत्रण का व्यापक रूप से प्रयोग किया है। वे कई महत्वपूर्ण मामलों में कानूनों और प्रशासनिक कार्यों को रद्द कर चुके हैं। न्यायिक नियंत्रण ने भारत में कानून की सर्वोच्चता और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायिक नियंत्रण के कुछ उदाहरण। 1803 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने मार्बरी वी मैडिसन मामले में फैसला सुनाया कि संविधान संघीय कानूनों से ऊपर है। इस फैसले ने न्यायिक नियंत्रण के सिद्धांत की नींव रखी। 1973 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने रोमेश थप्पर वी स्टेट ऑफ मद्रास मामले में फैसला सुनाया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। इस फैसले ने भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2012 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वी यूनियन ऑफ इंडिया मामले में फैसला सुनाया कि सभी नागरिकों को मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार है। इस फैसले ने भारत में कानूनी सहायता के अधिकार को मजबूत किया। निष्कर्ष। न्यायिक नियंत्रण एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत है जो कानून की सर्वोच्चता, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और शासन में जवाबदेही सुनिश्चित करता है। संसदीय नियंत्रण। संसदीय नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। संसदीय नियंत्रण के कई रूप हैं, जिनमें प्रश्नकाल, अनुपूरक प्रश्न, विधेयकों की समीक्षा और कार्यपालिका के अधिकारियों के लिए पूछताछ शामिल है। संसदीय नियंत्रण के कई लाभ हैं। इनमें से कुछ लाभ निम्नलिखित हैं। कार्यपालिका को जवाबदेह बनाना। संसदीय नियंत्रण कार्यपालिका को अपने कार्यों के लिए जवाबदेह बनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका विधायिका के निर्देशों का पालन करे और नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन न करे। लोकतंत्र को मजबूत करना। संसदीय नियंत्रण लोकतंत्र को मजबूत करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार जनता की राय के प्रति उत्तरदायी हो। शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना। संसदीय नियंत्रण शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। यह सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका अपने कार्यों को जनता के सामने स्पष्ट करे। हालांकि संसदीय नियंत्रण के कुछ नुकसान भी हैं। इनमें से कुछ नुकसान निम्नलिखित है। कार्यपालिका के साथ संघर्ष। संसदीय नियंत्रण कार्यपालिका के साथ संघर्ष का कारण बन सकता है। अगर कार्यपालिका विधायिका के नियंत्रण को स्वीकार नहीं करती है तो यह शासन में अस्थिरता पैदा कर सकता है। कार्यपालिका की कार्यक्षमता में कमी।
संसदीय नियंत्रण कार्यपालिका की कार्यक्षमता में कमी का कारण बन सकता है। अगर कार्यपालिका को लगातार विधायिका के नियंत्रण का सामना करना पड़ता है, तो यह अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल हो सकती है। भारत में संसदीय नियंत्रण एक महत्वपूर्ण तंत्र है। संसद के कई समितियां कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए जिम्मेदार हैं। इनमें लोक लेखा समिति, लोक लेखा परामर्श समिति, लोक उपक्रम समिति और लोक शिकायत समिति शामिल है। भारत में संसदीय नियंत्रण के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। प्रश्नकाल। भारतीय संसद में सदस्य हर दिन 2 घंटे के लिए प्रश्नकाल में कार्यपालिका के अधिकारियों से सवाल पूछ सकते हैं। यह कार्यपालिका को अपने कार्यों के लिए जवाबदेह बनाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। विधेयकों की समीक्षा। संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, को सभी विधेयकों की समीक्षा करने का अधिकार है। यह सुनिश्चित करता है कि विधेयकों को विधायिका द्वारा सावधानी पूर्वक विचार किया जाए और वे लोकहित में हो। कार्यपालिका के अधिकारियों के लिए पूछताछ। संसद की समितियां कार्यपालिका के अधिकारियों के लिए पूछताछ कर सकती हैं। यह सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका के अधिकारी अपने कार्यों के लिए जवाबदेह हों। संसदीय नियंत्रण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुछ उपाय निम्नलिखित हैं। संसद की समितियों को अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए। संसद के सदस्यों को अधिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे कार्यपालिका पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण रख सकें। कार्यपालिका को संसदीय नियंत्रण को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। संसदीय नियंत्रण एक महत्वपूर्ण तंत्र है जो लोकतंत्र को मजबूत करने और शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में मदद करता है। प्रतिक्रियात्मक नियंत्रण। प्रतिक्रियात्मक नियंत्रण एक प्रकार का नियंत्रण है जो केवल तब होता है जब एक समस्या या विचलन होता है। यह एक पूर्वनिर्धारित तंत्र का उपयोग करता है जो समस्या का पता लगाने और इसे ठीक करने के लिए कार्रवाई करता है। प्रतिक्रियात्मक नियंत्रण के कई लाभ हैं। यह सरल और लागत प्रभावी है। यह कार्यान्वयन में आसान है और इसे संशोधित करना आसान है। इसके अलावा यह त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करता है। हालांकि प्रतिक्रियात्मक नियंत्रण के कुछ नुकसान भी हैं। यह समस्या को रोकने में मदद नहीं करता है। यह केवल तब ही कार्य करता है जब समस्या पहले से ही मौजूद हो। इसके अलावा यह समस्या का पूर्ण समाधान प्रदान नहीं कर सकता है। प्रतिक्रियात्मक नियंत्रण के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। एक कार में ब्रेक लगाना जब कोई कार आपसे आगे निकल रही हो। एक फैक्ट्री में अलार्म बजाना जब कोई उपकरण विफल हो जाता है। एक कंप्यूटर सिस्टम में एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित करना जब कोई प्रोग्राम त्रुटि उत्पन्न करता है। प्रतिक्रियात्मक नियंत्रण एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो कई प्रकार की समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है। यह सरल और लागत प्रभावी है और इसे संशोधित करना आसान है। हालांकि यह समस्या को रोकने में मदद नहीं करता है और यह समस्या का पूर्ण समाधान प्रदान नहीं कर सकता है।